हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नई क्लास का आरंभ करेंगे जिसमें हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने प्राचीन भारत के इतिहास को जब समाप्त किया था तो उसमें हमने देखा था राजपूत युग के समय संपूर्ण भारत छोटे छोटे राजवंशों में बट गया था, छोटे छोटे शक्तियों में बट गया था। कोई बड़ी शक्ति या कोई बड़ा शासक नहीं था जो संपूर्ण भारत पर या संपूर्ण भारत पे का शासन कर सके। और इसी का फायदा उठाकर कुछ अरब के इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का भारत पर आगमन शुरू होता है, इस्लाम धर्म का उदय शुरू होता है। और इसीलिए आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में इस्लाम का उदय और इस्लाम का भारत आगमन पर चर्चा करेंगे। इस्लाम धर्म के उदय के बारे में हम जब जानने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक के रूप में हजरत मोहम्मद साहब को जाना जाता है। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में होता है और ये अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस्लाम धर्म के उत्थान के लिए लगाते हैं। इस्लाम धर्म के उत्थान, इस्लाम धर्म के उदय के लिए ये पूरे जीवन प्रयास करते रहते हैं। मक्का में जो छोटे छोटे जन या कबीलों में रहने वाले लोग हैं उनको ये अक्सर समझाया करते हैं, इस्लाम धर्म के बारे में बताया करते थे, इस्लाम धर्म के उत्थान के लिए कार्य करने के बारे में समझाते थे। लेकिन वहां जो कबीलों में रहने वाले लोग थे वो अपने जीवन यापन के लिए अक्सर एक दूसरे गुट पे आक्रमण किया करते थे। हजरत मोहम्मद साहब यही समझाया करते थे कि एक दूसरे गुट पे या एक दूसरे के आक्रमण करने से कोई फायदा नहीं है। इस्लाम धर्म को समझो, इस्लाम धर्म के उपदेशों का पालन करो। और इन्हीं उपदेशों के चलते इस्लाम धर्म के उपदेशों के बारे में हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का में 3 प्रमुख उपदेशों को बताया, जिसमें समता, समानता और बंधुत्व था। उन्होंने सभी को, कबीलों में रहने वाले लोगों को समझाया कि ये आपस में भाईचारा बनाकर रहो, मिलजुल करके रहो। लेकिन वहां पर रहने वाले कबीलों में रहने वाले लोगों को उनकी बात समझ में नहीं आई और धीरे धीरे वो उनकी बातों का विरोध करने लगे। और अंततः हजरत मोहम्मद साहब को 620 ईस्वी के आसपास मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। और वो मदीना में भी रह करके वहां में जो लोग रहते थे वहां भी वो यही प्रयास करते थे कि लोग इस्लाम धर्म को समझें, इस्लाम धर्म के का पालन करें, इस्लाम धर्म के उत्थान के लिए कार्य करें। और वहां भी उन्होंने वहां मदीना में रहकर 5 प्रमुख उपदेश या 5 प्रमुख शिक्षाएं दी, जिसमें उन्होंने मुस्लिम धर्म के लोगों को बताया कि कलमा के बारे में सभी को पढ़ना चाहिए, सभी को जानना चाहिए। उसके बाद उन्होंने नमाज के बारे में बताया कि मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों को कम से कम दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। और उन्होंने तीसरे नंबर बात बताई कि रोजा का महीना चलता है मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों का, उसका पालन करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने जकात के बारे में बताया कि सभी मुस्लिम भाई जो अपनी आय का 40वां हिस्सा गरीबों को दान करें। उसके बाद उन्होंने हज के बारे में बताया कि सभी मुस्लिम भाइयों को कम से कम अपने जीवन में एक बार मक्का और मदीना की यात्रा जरूर करनी चाहिए। वो लगातार इस्लाम धर्म के उदय का, इस्लाम धर्म के उत्थान का प्रयास करते रहे और 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आइए हम थोड़ा इस्लाम धर्म के उदय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि प्रवर्तक इस हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब को, इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में होता है और ये वहां पे रहकर लगातार उपदेश देते हैं। और उसके बाद 620 ईस्वी के आसपास ये मक्का छोड़कर मदीना चले जाते हैं। मक्का छोड़कर मदीना चले जाते हैं। इन्होंने मक्का में 3 प्रमुख बातों को बताया था, जिसमें समता, समानता और बंधुत्व था। मक्का मदीना में जाने के बाद भी उन्होंने वहां पर 5 प्रमुख बातों को बताया, जिसमें पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा जकात और 5वां हज।
इन्होंने इन बातों पर विशेष बल दिया और मुस्लिम धर्म के लोगों को अक्सर इन बातों के बारे में बताते थे। उसके बाद 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 632 ईस्वी में मदीना में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग का धीरे धीरे भारत पर आगमन प्रारंभ होता है, जिसमें सर्वप्रथम आगमन मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर माना जाता है। और मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आगमन 712 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर होता है। मोहम्मद बिन कासिम का आगमन होता है 712 ईस्वी में भारत के पश्चिमी प्रांत पर। भारत के पश्चिमी प्रांत पर, जिसे उस समय सिंध प्रांत भी कहा जाता था। सिंध प्रांत भी कहा जाता था। मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ पर आगमन होता है और उस समय 712 ईस्वी के आसपास पश्चिमी प्रांत पर राजा दाहिर का राज शासन चलता है और मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम विजयी होता है और इसके साथ मुस्लिम का या इस्लाम का भारत पर आगमन प्रारंभ हो जाता है। मोहम्मद बिन कासिम बहुत आगे नहीं बढ़ पाता और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के मृत्यु के बाद महमूद गजनवी का भारत आगमन होता है। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी का भारत आगमन होता है और हम देखते हैं कि महमूद गजनवी एक प्रमुख उद्देश्य को लेकर के भारत आया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था महमूद गजनवी भारत आया और इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे, जिसमें पहला उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, दूसरा उद्देश्य था भारत की धन संपदा को लूटना। इसका यही दो प्रमुख उद्देश्य लेकर भारत आया था और वह लगभग 1000 से 1025 ईस्वी तक लगातार युद्धों में बिजी रहा। वह युद्ध करता, छोटे छोटे युद्ध करता और हारता। उसके बाद वो अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए धन संपदा को इकट्ठा करता, अपनी सेना को और सुसंगठित बनाता, मजबूत बनाता और पुनः युद्ध करता। 1000 से लेकर 1025 वर्ष ईस्वी तक उसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया, जिसमें 16 बार लगातार पराजित होने के बाद 17वीं बार 1025 ईस्वी में वह गुजरात पर आक्रमण करता है और उस बार वह विजयी होता है। लगातार 17 बार आक्रमण करता है। 17वीं बार गुजरात पर, गुजरात जिसे उस समय सौराष्ट्र भी कहा जाता था, पर हम आक्रमण करता है 1025 ईस्वी में और उस बार वह विजयी होता है और वहां पर गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर जो उस समय असीम सोने चांदी धन संपदा से भरी हुई थी, उसको लूटता है, खूब लूटता है और क्षतिग्रस्त भी कर देता है। तो 1025 ईस्वी में हम देखते हैं कि वो 17वीं बार गुजरात के सौराष्ट्र पर आक्रमण करता है और विजयी होता है। उसके बाद सोमनाथ मंदिर पे लूटपाट मचाता है और उसको क्षतिग्रस्त करके वापस चला जाता है। इसका उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था। उसके बाद हम देखते हैं महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी का भारत आगमन होता है। ये मोहम्मद गोरी एक ऐसा शासक था जो एक लंबे समय तक भारत पर राज किया, लंबे समय तक भारत में रहा, भारत में कई युद्धों को लड़ा, जीता और वह लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। कोई ऐसा शासक नहीं था, कोई बड़ी शक्ति नहीं थी जो उससे लड़ सके। इसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद गोरी का भारत पर आगमन होता है। मोहम्मद गोरी के भारत पे आगमन के पहले हम एक चीज और देखना चाहेंगे कि महमूद गजनवी जब भारत आया था तो उसके साथ अलबर्नी नाम का एक लेखक भी भारत आया था जो इसके समकालीन ही था। वह
उस समय जब महमूद गजनवी का शासन चल रहा था तो वह भारत पे घूम घूम करके भारत की स्थितियों को देख रहा था, और वह उसी समय एक किताब को भी लिखा था। भारत आया था कौन? अल-बरूनी, जो एक कवि था या लेखक था, और इसने एक किताब लिखा था, किताब उल हिंद, जिसमें उसने महमूद गजनवी के समय भारत की स्थिति को दिखाया है। किस किताब में? किताब उल हिंद में। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, जानते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। तो मोहम्मद गोरी जब भारत के पश्चिमी प्रांत पे आता है, भारत में प्रवेश करता है, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान का शासन चल रहा था। जब ये आता है तो उस समय तराइन में 2 युद्ध भी लड़े जाते हैं। तराइन हरियाणा में एक स्थान है तराइन, जहां पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 युद्ध लड़े जाते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। वह हारने के बाद वापस अपने देश चला जाता है, और वह हार नहीं मानता और दोबारा द्वितीय युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। वह 1192 ईस्वी में फिर लौट कर आता है और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ता है। यह युद्ध भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा जाता है। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी विजयी हो जाता है, और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद ही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद मोहम्मद गोरी यही रुकता नहीं है, वो और आगे बढ़ता है, और 1194 ईस्वी में चंदावर नामक स्थान पर वह एक चंदावर का युद्ध लड़ता है, जो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा जाता है। और इस युद्ध में भी मोहम्मद गोरी विजयी हो जाता है, और चंदावर के युद्ध जीतने के बाद, विजयी होने के बाद, मोहम्मद गोरी लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर कब्जा कर लेता है। कोई बड़ी शक्ति या कोई और ऐसा राजा या शासक नहीं था जो मोहम्मद गोरी से युद्ध कर सके। तो इसके बाद यह संपूर्ण उत्तर भारत पर कब्जा कर लेता है और मुस्लिम का भारत पर आगमन प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होती है, जयचंद की मृत्यु होती है, और इस संपूर्ण भारत पर मोहम्मद गोरी का कब्जा हो जाता है, उस समय एक दास प्रथा भी चल रही थी। दास प्रथा के अंतर्गत मोहम्मद गोरी ने भी एक ऐबक नामक दास को खरीदा था, और उस समय दास जो खरीदे जाते थे उनकी योग्यता के अनुसार सभी शासक अपने शासन में उनको कार्यभार सौंपते थे। तो ऐबक एक बहादुर और प्रशिक्षित दास था, वह सैनिक प्रशिक्षण भी लिया हुआ था, इसीलिए उसको सेना में कार्यभार मोहम्मद गोरी देता है। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो जाती है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके शासन को आगे देखने वाला कोई नहीं होता है, और जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु की सूचना कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलती है, तो वह अपने आप को राजा घोषित कर देता है और आगे मोहम्मद गोरी की गद्दी पर बैठ जाता है। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद जब ऐबक गद्दी पे बैठता है, तो वह एक नए युग का प्रारंभ करता है, जिसे हम सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। सल्तनत काल में हम जब शुरुआत करेंगे तो उसमें प्रमुख 5 वंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद सल्तनत काल का प्रारंभ होता है, और सल्तनत काल के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।